हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक क्लास 12 का रिलेशन एंड फंक्शंस। और रिलेशन एंड फंक्शंस का जो इंट्रोडक्शन था वो क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम आप यहाँ पर जो बात करेंगे क्लास 12th में वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस और टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन, लेकिन उसके पहले हमें रिलेशन को एक बार रिवाइज करना होगा, रिकॉल करना होगा। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं कि रिलेशन क्या है, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन पर बात करेंगे। तो रिलेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ये क्लास 11th का टॉपिक है, वहां से लिया है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में सपोज वी हैव टू सेट्स कि लेट ए एंड बी, लेट A and B are two sets. Then their Cartesian product A cross B is defined as A cross B equals to ordered pair AB such that A belongs to the set A and B belongs to the set B. यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है कि इसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, और ऑर्डर्ड इसलिए है ये क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आ रहा है। इसको ऑर्डर बदल देंगे, अगर हम बी क्रॉस ए कर दें तो फिर ये भी बदल जाएगा, फिर बी ए हो जाएगा और बी फर्स्ट सेट यानी बी का हो जाएगा और ए फर्स्ट सेट सेकंड सेट कैपिटल ए का रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका ऑर्डर हम लोग बदल नहीं सकते। तो अब एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, ए इक्वल्स टू 1 2 3 and there is a set B, small ab. So if we write A cross B, so we have फर्स्ट एलिमेंट A का लेना है, फिर सेकंड B का लेना है, तो 1 के साथ A का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, 1 के साथ B का कॉम्बिनेशन बन गया। इसी तरह से 2 कंसीडर करेंगे तो 2, A कॉम्बिनेशन बनेगा, 2 के साथ B का कॉम्बिनेशन बनेगा। सिमिलरली 3 के साथ अगर हम देखें तो 3, A 3, B। तो इस तरह से हमारा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट तैयार हो गया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। और यहाँ पर अगर हम देखें ए में 3 एलिमेंट्स, बी में 2 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 2 6 हो गया। तो ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट्स इंटू बी सेट के एलिमेंट्स, तो एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए इंटू एन बी हो जाएगा। और अगर हम एन ए को एम मान लें और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी को n एज्यूम कर लें, सो वी हैव n a क्रॉस b इक्वल्स टू mn। तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। अब रिलेशन की जहाँ तक बात है, तो रिलेशन को अगर हम डिफाइन करें कि रिलेशन कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और ये क्या है कि अ रिलेशन कैपिटल R फ्रॉम set A to set B is defined as a subset of A cross B. बस simply R is a subset of A cross B, यानी रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का एक सबसेट है। तो आप इसका सबसेट, कोई भी सबसेट हम लोग कंसीडर करें। फॉर द एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल में हमारा A क्रॉस B ये है, इसका एक सबसेट हम ले लेते हैं 1, A 1, B। दिस इज अ सबसेट, ये A क्रॉस B का सबसेट है। यहाँ पर A क्रॉस B लिखा हुआ 1A 1B 1B। तो R के दोनों एलिमेंट्स A क्रॉस B में लाई कर रहे हैं, इसलिए R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो ये एक रिलेशन हो गया। ऐसा दूसरा अगर हम लिखें कि वी राइट 1A 2A एंड 3, so we get another relation in this set A cross B या from set A to B। तो ये दूसरा रिलेशन हमें मिल गया। तो इस तरह से हम बहुत सारे रिलेशन बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हाउ मेनी टोटल रिलेशंस आर देयर फ्रॉम सेट A टू सेट B। टोटल रिलेशंस हम कितने बना सकते हैं, इसकी बात करें तो हमारा आंसर होगा कि जितने रिलेशंस है, क्या रिलेशन है सबसेट्स, तो जितने सबसेट्स होंगे A क्रॉस B के उतने ही रिलेशन बनेंगे A से B में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ
maximum total number of relations from set A to B equals to 2 raised to power n a क्रॉस b। और ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि सेट, अगर किसी सेट में या सेट A का कार्डिनल नंबर एन ए है तो इसके टोटल सबसेट्स 2 रेज टू पावर एन ए ये बनते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा चूंकि A क्रॉस B का सबसेट है रिलेशन, तो कितने रिलेशंस होंगे, तो जितने A क्रॉस B के सबसेट्स बनेंगे, और A क्रॉस B के सबसेट्स कितने बनेंगे, 2 रेज टू पावर n A क्रॉस B। या इसको हम ये भी कह सकते हैं 2 रेज टू पावर mn, जहाँ पर हम पहले लिख चुके हैं कि n A इक्वल्स टू m है और n B इक्वल्स टू n है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट था रिलेशन का, जो हम क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आगे बात करते हैं, और टाइप्स ऑफ रिलेशन की अगर हम बात करें, जो कि हमारा क्लास 12th का के सिलेबस में टाइप्स ऑफ रिलेशन से ही स्टार्ट होता है। तो जस्ट कंसीडर टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास मेनली 3 टाइप के रिलेशंस मिलते हैं, और वो क्या है, नंबर 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नंबर 2 सिमेट्रिक रिलेशन, और नंबर 3 ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 टाइप रिलेशंस के हैं जो हमें पढ़ने हैं, और इन तीनों को कंबाइन कर दें, मतलब अगर जो रिलेशन तीनों होंगे उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कोई नया रिलेशन नहीं है, ऐसा रिलेशन जो तीनों को सेटिस्फाई करता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बेसिकली क्वेश्चंस इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही फॉर्म होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और इनको समझते हैं एक एक करके। पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंपली है क्या कि अ रिलेशन कैपिटल R ऑन सेट A इज रिफ्लेक्सिव इफ। यहां पर 2 तरह की डेफिनेशन हम देखते हैं, कॉमन लैंग्वेज में देखते हैं। तो कॉमन लैंग्वेज की डेफिनेशन ये है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ then the relation is known as reflexive relation। यानी a relation R on set A is reflexive if every element of A is related to itself। that is, इसको हम मैथमेटिकली ऐसे कह सकते हैं कि A, A belongs to R for every A belongs to the set A। for every का सिंबल जानते हैं इसको, तो A, A belongs to R, या फिर इसको हम दूसरे लैंग्वेज में A related to A for every A belongs to set A। दोनों तरह के डिनोशन चलेंगे। A, A belongs to R for every A belongs to A, आप ये कह दीजिए, या तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि A is R related to A। इसको पढ़ते हैं, A is R related to A, A is R related to A for every A belongs to the set A। तो हर एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड होगा तभी उस सेट को हम लोग तभी उस रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल कंसीडर करते हैं। तो एग्जांपल में हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सेट ले लेते हैं 1 2 3, और इसमें कुछ रिलेशंस लिखते हैं R1। तो R1 मान लेते हैं 1 1 1 2 2 2 2 3। अच्छा, ये रिलेशन है कन्फर्मली एक A में, क्योंकि A से A में रिलेशन को हम लोग A क्रॉस A में रिलेशन लेकर के चलेंगे। तो R1 इज रिलेशन इन A क्रॉस A। तो A क्रॉस A में R1 देख सकते हैं उसका सबसेट है, क्योंकि 1, 1 दोनों ही A के एलिमेंट्स हैं, 1 2 दोनों A के एलिमेंट्स हैं, 2 2 दोनों A के एलिमेंट्स हैं, 2 3 दोनों A के एलिमेंट्स, यानी कोई भी एलिमेंट सेट A के बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसका मतलब ये सबसेट है A क्रॉस A का। तो R1 एक रिलेशन हो जाएगा। R2 रिलेशन लिख लेते हैं 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3। अब इस रिलेशन में, इन 2 रिलेशन में हम ये कह रहे हैं कि R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है बट R2 रिफ्लेक्सिव है। रीजन देख लेते हैं। 1 का रिलेशन खुद से है, 1 1 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, सही है। 2 2 इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ये भी सही आ रहा है। बट यहां पर A में 3 एक ऐसा एलिमेंट बच गया जो आपस में या खुद से रिलेटेड नहीं है। तो डेफिनेशन में आपने कह रखा है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, मतलब हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। जबकि सेट R2 में देखें 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का रिलेशन 2 से है, 3 का रिलेशन 3 से है।
तो every element of set A is related to itself. That's why this R2 is relation but reflexive relation, but R1 is not reflexive. तो एक भी एलिमेंट अगर ऐसा बच जाता है जिसका रिलेशन खुद से ना हो तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ये पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऐसे हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल सकते हैं। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। नंबर 2 एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज कि कैपिटल T इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि T जो है वो सारे ट्रायंगल्स जितने पॉसिबल हैं वो सारे ट्रायंगल्स को कंटेन कर रहा है। तो T इज सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। फिर एक रिलेशन डिफाइन करते हैं कि R on T इज डिफाइंड बाय, किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, R इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। ये रहा। और आप इसको T1 कॉन्ग्रुएंट का सिंबल हमारे पास है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया कि क्या ये रिलेशन T में रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, यानी हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है कि नहीं है। तो जो रिलेशन है वो क्या है, पहले एक्चुअल पहचानते हैं कि इसमें जो रिलेशन है वो है कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव है तो इसका मतलब ये होना चाहिए हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होता है कि नहीं होता है। तो ये तो ये प्रूव्ड फैक्ट है कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, यानी T अगर आपने कोई ट्रायंगल लिया है वो खुद के तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा, क्योंकि कोई ना कोई क्राइटेरिया तो वो फॉलो कर ही रहा है। आपको पता है कॉन्ग्रुएंसी के जो क्राइटेरिया होते हैं, आप चाहे तो SSS क्राइटेरिया यहाँ पर ले सकते हैं, SAS भी ले सकते हैं, क्योंकि जब आपने सेम ट्रायंगल ले रखा है तो उसकी तीनों साइड्स तो ऑलरेडी सेम होंगी तो फिर वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। इसका मतलब हम अगर यहाँ पर इसमें सिंपली करना क्या होता है, अगर आपको चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है तो आप क्या करिए, जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का उसको फर्स्ट के इक्वल इस स्टेटमेंट में रख के चेक कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर T2 को हटा करके T1 रख दें तो स्टेटमेंट आ जाता है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1। अब देखिए ये स्टेटमेंट सही है, अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है, और अगर कोई गलत स्टेटमेंट निकल आता है तो फिर कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो इसको अगर हमें लिखना हो हम ऐसे ही लिखेंगे कि सिंस T1 इज या T1 कॉन्ग्रुएंट टू T1 फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू द सेट T सेट का हर एक ट्रायंगल खुद के कॉन्ग्रुएंट होगा। सो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि T1 T1 बिलोंग्स टू R फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू T, हेंस R इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में अगर आपको टेस्ट करना है, चेक करना है, तो सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि जो सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है, ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट दिया हुआ है वो उसको फर्स्ट के इक्वल इस स्टेटमेंट में या रिलेशन में रख लीजिए, और अगर बात सही आ रही है, कहीं पे कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है, हमेशा सही आ रही है, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर कहीं पर भी कंट्राडिक्शन आ जा रहा है, क्योंकि कोई एक ऐसा मिल जा रहा है जिसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि ऐसे अगर मान लीजिए हम यहाँ पर इस T को रिप्लेस करके L कर देते हैं, कैपिटल L, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स। तो अगर हम थोड़ा सा चेंज यहाँ करें कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स को हटा करके इसके प्लेस पर हम कर देते हैं सेट ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। थर्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन्स इन अ प्लेन, ये, और R on L, इसको कैपिटल L लेते हैं। L इज डिफाइंड एज R इक्वल्स टू L1 L2 सच दैट L1 इज, कॉन्ग्रुएंट के प्लेस पर रिलेशन बदल देते हैं, परपेंडिकुलर टू L2, यानी रिलेशन अब हमारा हो गया परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस का। तो वही लाइंस, वो दो लाइंस इसमें ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मौजूद होंगी रिलेशन में, जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। तो इस प्लेन पर, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, इस पर हम इनफाइनाइट लाइंस प्लॉट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी, बहुत से नहीं होंगी, पैरेलल होंगी, सारी लाइंस आएंगी इसमें। तो हमें उन्हीं ऑर्डर पेयर को लेना है, उन्हीं लाइंस को इसमें कंसीडर करना है जो आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर लाइंस ही इस रिलेशन में आ रही हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें चेक करना है इस बात को कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, तो सिंपली हम इस L2 को हटा करके इसके प्लेस पर L1 रख लें और देखें क्या स्टेटमेंट सही आ रहा है क्या। अब स्टेटमेंट देखिए बन गया, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। इज इट पॉसिबल? क्या हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है? बिल्कुल नहीं। हर एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? दो सेम लाइन के बीच का एंगल 90 डिग्री तो होता नहीं है।
तो यानी हर लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है। तो आप इस स्टेटमेंट है इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, बस इसी को स्टेट कर दीजिए कि सिंस एवरी लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, देयरफॉर आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे कि L1 is not perpendicular to L1 for every L1 belongs to the set L, therefore L1 comma L1 does not belongs to R, hence R is not reflexive। तो लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर टाइप का है ये, जिसमें आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस कम मिलते हैं, तो उसमें आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो लिखने का तरीका यहाँ पे सीखना है आपको कि हम स्टार्ट वहीं से करेंगे। पहले हमने चेक करके देख लिया स्टेटमेंट गलत आ रहा है, तो फिर ये स्टेट करते हैं, वही स्टेटमेंट हम लेकर चलते हैं कि सिंस L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L1 फॉर एवरी L1 बिलोंग्स टू द सेट L, देयरफॉर L1 कॉमा L1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से हमें तीसरा एग्जाम्पल मिल गया कि परपेंडिकुलरिटी का जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन रिफ्लेक्सिव था, और एक इसके पहले में R2 रिफ्लेक्सिव था और R1 रिफ्लेक्सिव नहीं था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, और आप देखिए कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप थोड़े क्वेश्चंस में ध्यान दें तो आपको रिफ्लेक्सिविटी चेक करना बहुत ईजी लगेगा। फोर्थ एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सपोज वी हैव अ रिलेशन R AB such that A less than equals to B square, AB belongs to the set। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हम R थोड़ा डिफरेंट लिख रहे हैं बिकॉज ये है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स ये रहा। तो कैपिटल R सेट ऑफ रियल नंबर्स है, यानी AB रियल नंबर्स है। तो एक रिलेशन हमने R डिफाइन किया, क्योंकि R और R दोनों रियल नंबर, दोनों R ही हो रहे थे, इसलिए इसको थोड़ा डिफरेंट कर दिया। तो ये सेट ऑफ रियल नंबर्स बता रहा है और ये रिलेशन बता रहा है A लेस देन इक्वल्स टू B स्क्वायर, यानी हर एक नंबर किसी नंबर के स्क्वायर से छोटा है, वही नंबर्स में ऑर्डर पेयर के फॉर्म में मौजूद होंगे। अब जरा ये चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, B को हटा करके A रख लेंगे। अच्छा, अब अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें स्टेटमेंट मिलेगा A लेस देन इक्वल्स टू A स्क्वायर, ये मिला। अच्छा, अब हम इसको जरा लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं, A माइनस A स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको हम फैक्टराइज करें, A 1 माइनस A कॉमन लेकर के 0। अच्छा, इसका माइनस साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो आ गया A माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब इनइक्वालिटीज आ रही है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। अब माइनस यहाँ से अगर हटा दें तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये ग्रेटर हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर, आपको पता है माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, माइनस साइन यहाँ से हट जाएगा। अब इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते थे, आपको याद होगा क्लास 11th में आपने पढ़ रखा है ये कि क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब फैक्टर्स को अलग अलग 0 रख देंगे, तो ये वैल्यू 2 पॉइंट पर 0 हो रही है, एक तो A इक्वल्स टू 0 पर और A इक्वल्स टू 1 पर। तो अगर हम इसको 0 पुट करके सॉल्व करें तो हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी। फिर हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, प्लस इन्फिनिटी और रियल लाइन माइनस इन्फिनिटी, इस पर ये दो नंबर मार्क कर लेते हैं 0 और 1 ऑर्डर में। 0 छोटा है, 1 बड़ा है, राइट में होगा। फिर ऑल्टरनेट साइन इधर से प्लस माइनस प्लस, और ये इस तरह से बना लेते हैं डायग्राम। अब ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स या तो 0 के इक्वल है या फिर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन कहाँ पर लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मतलब ये इनइक्वालिटी, यानी ये इनइक्वालिटी होल्ड तब करेगी जब A की वैल्यूज, ध्यान से देखेंगे, A बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 पर बॉक्स यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, 1 पर भी बॉक्स रहेगा, और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। तो अगर इसके बीच में आपका A है तब तो ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। लेकिन एक इंटरवल यहाँ ऐसा दिख रहा है, वो है 0 से 1 इंटरवल। इस इंटरवल का अगर आप कोई भी रियल नंबर कंसीडर कर लें तो ये इनइक्वालिटी फेल कर जाएगी, ये इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। आप एक काउंटर एग्जांपल अब यहाँ पर लेकर के देख सकते हैं। तो अगर 0 से 1 के बीच का कोई रियल नंबर, आप जैसे सपोज हमने हाफ ले लिया, डेफिनेटली ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो A स्क्वायर हो जाएगा 1/4। अब क्या इज इट, इसको 1/2 का स्क्वायर लिखते हैं पहले, एंड दैट इज 1/4। तो क्या ये फैक्ट हम लिख पाएंगे यहाँ पर
क्या 1/2 1/4 से छोटा होता है? बिल्कुल नहीं, तो गलत हो गया ना। 1/2 0.5 है, 1/4 0.25 है, 0.25 छोटा होता है। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग। तो हाफ इज नॉट रिलेटेड टू हाफ, यानी हमें यहां से क्या फैक्ट मिला? हाफ डज नॉट बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिविटी में अगर रिफ्लेक्सिविटी होल्ड नहीं कर रहा है देन यू कैन गिव काउंटर एग्जाम्पल। इसको काउंटर एग्जाम्पल मेथड कहते हैं। फिर हमें ए को लेकर के नहीं चलना होगा, तो ध्यान ये देना होगा, अगर हमें नेगेटिविटी प्रूव करनी होती है कि जो गिवन रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, देन वी कैन गिव काउंटर एग्जाम्पल। बट इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव देन वी कैन नॉट गिव एग्जाम्पल फॉर दैट। तो ध्यान रखना होगा कि रिलेशन में हमें एग्जाम्पल कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना। जहाँ नहीं प्रूव करना है वहीं आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी होगी। फिर एक काउंटर एग्जाम्पल दे करके आप ये प्रूव कर दीजिए कि ये रिलेशन इस एग्जाम्पल के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसके लिए रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ओवरऑल रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा, एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जो ए बी था वो रियल नंबर, यहाँ पे तो रियल सोल्यूशन आ रहा है। रियल लाइन पे हमने सोल्यूशन फाइंड किया था, तो रियल में 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स मिलेंगे, इसलिए हमें एक क्या बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। लेकिन सपोज अगर इसी एग्जाम्पल में इस r को हटा करके हम z यानी इंटीजर्स कर देते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स, या फिर इसको हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कर देंगे या सेट ऑफ होल नंबर्स कर देंगे, ये तीन सेट्स अगर हम ले लेते हैं, देन दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। यही सेम रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर सेट z n या w है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम z लेके इसको सॉल्व करते तो ये जो इंटरवल है ये z के सॉल्यूशन में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स होते नहीं है 0 से 1 के बीच में। तो ये ध्यान रख, और ना ही नेचुरल नंबर होगा 0 से 1 के बीच में कोई, ना ही कोई w यानी होल नंबर होगा। तो ये इनइक्वालिटी केवल तब फेल कर रही थी जब वैल्यू a की 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, और 0 के से 1 का मतलब हो गया a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। अगर इसमें a बिलोंग कर रहा है तब फिर रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसको होल्ड करने के लिए आप ऐसे लिखिए a डज नॉट बिलोंग्स टू 0 1। 0 1 को अगर बिलोंग नहीं करेगा तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो इंटीजर्स में 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं है, नेचुरल नंबर में 0 से 1 के बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं है, W होल नंबर भी कोई 0 से 1 के बीच में नहीं है। इस वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा अगर ये रिलेशन डिफाइन किया गया इन तीन सेट्स में। तो एक मिसकंसेप्शन दिमाग से निकालना होगा कि कोई भी रिलेशन हमेशा रिफ्लेक्सिव होगा या हमेशा नहीं होगा, ऐसा कोई रूल नहीं है। चेक करना होता है, डिपेंड करता है किस सेट में डिफिनीशन, किस सेट में रिलेशन डिफाइन किया गया। तो आपने देखा एक एग्जाम्पल ऐसा कि आपने जहाँ सेट बदला, रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव नहीं था वो रिफ्लेक्सिव हो गया। इसलिए ये कोई फिक्स रूल नहीं है और आपको ये चेक करना ही पड़ेगा। तो ये थी रिफ्लेक्सिविटी। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इजीली प्रूव कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। फिर हम आगे बात करेंगे, सेकंड पर चलते हैं, और सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। नंबर 2 है सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिंपली हम ये कहेंगे अ रिलेशन कैपिटल R ऑन अ सेट कैपिटल A इज सिमेट्रिक if and only if AB belongs to R implies BA belongs to R for every AB belongs to R। अब या फिर दैट इज, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, A is related to B implies B is related to A for every AB belongs to R। यानी कि अगर रिलेशन में सेट ए बी है तो बी ए भी होना ज़रूरी है। अगर एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाए कि जिसका ए बी तो आर में है बट बी ए आर में ना हो तो फिर वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं यहाँ पर। नंबर 1, सेट ए हम कंसीडर करते हैं 1 2 3 और R1 रिलेशन बनाते हैं इसमें 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3। एक रिलेशन ये है। दूसरा R2 बनाते हैं 1 1
1 2 2 1 2 3 3 2 एंड 3 3। और एक रिलेशन और लिख लेते हैं R3, दिस इज 1 1 2 2 3 3। बस इतना। अब आप ध्यान से देखिए एग्जाम्पल्स को, एक एग्जाम्पल को कंसीडर करके देखते हैं। R1 ले लेते हैं और करना क्या होगा, एलिमेंट्स को ऑर्डर रिवर्स करना होगा। अगर रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट है इसके अंदर तो फिर वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखते हैं 1 1 का रिवर्स करेंगे तो यही आएगा, तो खैर ठीक है, इसके लिए तो ट्रू है। 1 2 का रिवर्स 2 1 है, 2 2 का रिवर्स 2 2 है, 2 3 का रिवर्स यहाँ पर नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सिंस 3 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक, अब इस पर आगे बढ़ते हैं। R1 में 1 1 का रिवर्स 1 1 ही है, ठीक है। 1 2 का उल्टा 2 1 भी है, 2 3 रिवर्स करेंगे 3 2, 3 3 रिवर्स करेंगे 3 3, मतलब सबका रिवर्स ऑर्डर सेट में मौजूद है। इसलिए आप कहेंगे कि R इज सिमेट्रिक। हर एक AB के लिए BA R में है, रिवर्स ऑर्डर में। ठीक, यहां पर देखते हैं 1 का रिवर्स यही आएगा, 2 2 का रिवर्स यही आएगा, 3 3 का रिवर्स यही आएगा। इसका मतलब ये R3, ये R2 था, ये R1 था, R3 इज सिमेट्रिक, यानी ये भी सिमेट्रिक होगा। तो ध्यान ये देना होगा कि हर ऑर्डर पेयर का रिवर्स ऑर्डर भी अगर सेट R में मौजूद है तो आप कहेंगे रिलेशन रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं। एक भी एग्जाम्पल मिल जाए, एक भी ऑर्डर पेयर भी ऐसा मिल जाए जिसका रिवर्स ऑर्डर सेट R में मौजूद नहीं होगा तो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये तो तरीका हो गया जिसमें हमें रिलेशन रोस्टर फॉर्म में दिया है, तो बहुत आसानी से हम पहचान लेते हैं कि रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं है, बस ऑर्डर रिवर्स करना पड़ता है। अच्छा, अब मान लेते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। उसी एग्जाम्पल पर आते हैं जो हमने रिफ्लेक्सिव में लिया था, T1 T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अच्छा, और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि वेयर T1 T2 बिलोंग्स टू द सेट T सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स था। अब इस कॉन्ग्रुएंसी के लिए अब सिमेट्री के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट ध्यान से समझ लें तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन को प्रूव करना और चेक करना। जैसे हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन चेक करने के लिए सेकंड एलिमेंट B को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रख के स्टेटमेंट में चेक कर लिया जाए। अगर सही आ रहा है सभी के लिए तो रिफ्लेक्सिव होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक वैसे ही हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जो भी रिलेशन गिवन है इन दोनों का ऑर्डर बदल दीजिए, प्लेसेस बदल दीजिए, और अगर रिजल्ट फिर भी वही है तो सिमेट्रिक होगा, और रिजल्ट बदल जा रहा है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो अब अगर हम यहाँ पर T2 T1 का प्लेस बदल दें तो क्या गड़बड़ है, कोई गड़बड़ नहीं है। T1 अगर T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, प्लेसेस बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रिलेशन वही बना हुआ है, तो रिलेशन सिमेट्रिक। अब लिखेंगे कैसे, लिखना ये होता है, क्योंकि डेफिनेशन में कह ये रहा है कि अगर AB R में है तो BA R में होना चाहिए। तो हम स्टार्टिंग करेंगे जो ऑर्डर पेयर दिया है आपको, तो लेट T1 T2 बिलोंग्स टू R। अगर यहाँ AB दिया होगा तो AB लेके चलिए, XY गिवन है तो XY लेके चलिए, वही ऑर्डर पेयर सेम लीजिएगा जो दिया हुआ है। तो T1 T2 बिलोंग्स टू R। अब दिस इंप्लाइज, इसकी मीनिंग क्या है, डेफिनेशन ये कह रही है अगर ये रिलेशन में है तो फिर इनके बीच रिलेशन है क्या, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है। अब इसको प्लेस को बदल दीजिए, T2 कॉन्ग्रुएंट टू T1, दिस इंप्लाइज T2 T1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। देखिए जो लेफ्ट साइड में लिखा है वही फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर का, जो राइट साइड में लिखा है वो सेकंड। यहाँ से दिया हुआ है फर्स्ट लेफ्ट साइड, राइट साइड में सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ पर चूंकि लेफ्ट साइड में T2 आ गया तो T2 फर्स्ट प्लेस पे हो जाएगा, T1 सेकंड पे। T2 T1 बिलोंग्स टू R। अब देखिए आप चले कहाँ से थे, T1 T2 बिलोंग्स टू R लेकर के चले और आपने शो कर दिया T2 T1 बिलोंग्स टू R। सो देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, यानी R सिमेट्रिक होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग प्रूव कर सकते हैं, बस आपको प्लेसेस बदलना है। तो रिफ्लेक्सिविटी में दोनों को इक्वल करके चेक करना है, सिमेट्री में आपको प्लेसेस बदल के देखना है। अगर प्लेसेस बदलने के बाद रिजल्ट सेम है तो आप कह देंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक, अगर बदल जाता है तो सिमेट्रिक नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। बिल्कुल सेम वही एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं जो हमने रिफ्लेक्सिविटी में लिया था। सपोज ये L1 L2 ले लिया हमने। अब यहाँ पर हम वही परपेंडिकुलरिटी का रिलेशन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर टू L2, L1 L2 बिलोंग्स टू द सेट कैपिटल L। अच्छा, अब हम यहाँ पर बात करें
परपेंडिकुलरिटी की। तो अब देख लीजिए, आप ज्योमेट्री से भी देख सकते हैं, अगर सपोज ये L1 है, ये L2 है, तो अगर L1 L2 पे परपेंडिकुलर है तो L2 भी तो L1 पे परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहां पर अगर प्लेसेस बदल दें, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दें, तो देयर इज नो डिफरेंस, रिलेशन विल बी द सेम, परपेंडिकुलरिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इसका मतलब स्टार्ट यहीं से करेंगे कि लेट L1, L2 वही ऑर्डर्ड पेयर लेके चलिए, अगर रिलेशन सिमेट्रिक है तो वही ऑर्डर्ड पेयर लेके चलिएगा जो दिया है क्वेश्चन। तो L1 L2 बिलोंग्स टू R, फिर उसका इंप्लीकेशन लिखिएगा कि क्या डेफिनेशन दे रखी है। L1 परपेंडिकुलर टू L2 इम्प्लाइज प्लेसेस को हमने बदल दिया, नो इफेक्ट। तो L1, L2, L1 बिलोंग्स टू R। फिर वही बात, लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट एलिमेंट, लेफ्ट साइड वाला फर्स्ट एलिमेंट, राइट साइड वाला सेकंड एलिमेंट। तो L2, L1 बिलोंग्स टू R, हेंस R इज सिमेट्रिक। तो R सिमेट्रिक भी हो गया। तो ये थर्ड एग्जाम्पल था। फिर हम फोर्थ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। बिल्कुल वही सारे एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे जो हमने रिफ्लेक्सिविटी में लिया था। तो ए बी सच दैट a less than equals to b square where ab belongs to set of real numbers। ये रहा। अच्छा, अब हम यहां पर थोड़ा सोचना हमें ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि अगर ये देखिए कि a less than equals to b square है, ये तो रिलेशन है। अब हम अगर इसका a और b का प्लेसेस को इंटरचेंज कर दें तो ये मिलेगा b less than equals to a square। अब आप सोचिए कि क्या कोई नंबर ऐसा रियल नंबर है जो किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा है, तो क्या जो दूसरा नंबर है वो भी इसके स्क्वायर से छोटा हमेशा ही होगा? तो कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अब एग्जांपल कंसीडर करते हैं और लेट a इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं और b इक्वल्स टू कर देते हैं 12 और c 12 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 12 स्क्वायर। इज इट करेक्ट? बिल्कुल सही है, क्योंकि 12 स्क्वायर 144 होगा, बहुत बड़ा है 3 से। तो इसका मतलब अगर एक नंबर दूसरे नंबर के स्क्वायर से छोटा है तो फिर ये ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन में होगा, क्योंकि रिलेशन यही कह रहा है कि पहला नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो पहला नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा है यहाँ पे। अब ऑर्डर रिवर्स कर लेते हैं जरा, 12 और 3, 12 को इधर कर देते हैं, 3 को इधर कर देते हैं। इज इट ट्रू? क्या 12 3 का स्क्वायर तो 9 होता है? तो ये तो छोटा है नहीं, गलत हो गया, तो नॉट लगा देंगे। इसका मतलब 12, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, हेंस R इज नॉट सिमेट्रिक। एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसमें ये सिमेट्रिक नहीं है तो रिलेशन ओवरऑल सिमेट्रिक नहीं होगा। ध्यान ये दीजिएगा, ऐसा एग्जाम्पल मत दे दीजिएगा जिसमें सिमेट्री आ जाए, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जिसमें सिमेट्री आ जाएगी। तो इसलिए ऐसा एग्जाम्पल बिल्कुल मत दीजिएगा। जैसे हम अगर मान लीजिए a को 3 लेते और b को अगर हम 4 लेते तो फिर ये ऑर्डर पेयर दोनों मिलेगा, 3 4 भी R में आएगा और 4 3 भी R में आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 3 4 स्क्वायर से छोटा है और 4 3 स्क्वायर से छोटा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा मिल गया तो आप लिख दीजिए सिमेट्रिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है तो एग्जाम्पल नहीं चलता है, इसीलिए, क्योंकि हो सकता है जो एग्जाम्पल आपने दिया उसमें तो आ गया, लेकिन और ऐसा एग्जाम्पल में जिसमें नहीं आएगा। तो अब लेकिन नहीं में अगर एक भी ऐसा मिल जाए जिसमें ये रिलेशन प्रूव हो जाए कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ओवरऑल रिलेशन सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव नहीं होगा, अगर जो कंडीशन फुलफिल कर रही है। तो ये था सिमेट्रिक रिलेशन। अब थर्ड पर चलते हैं, और थर्ड रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन को अगर हम लोग समझें, डेफिनेशन इसकी देखें तो ये कहते हैं बस कि अ रिलेशन कैपिटल R ऑन A इज ट्रांजिटिव if AB belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R। अब ध्यान से देखिए, फर्स्ट अगर नंबरिंग कर लें इसको, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड, इसको मान लेते हैं 1, इसको सेकंड कर देते हैं, ये सेकंड, ये थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड का रिलेशन है और सेकंड थर्ड का रिलेशन है, तो ये फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन होना चाहिए। मतलब अगर ऑर्डर पेयर ए बी भी R में है और बी सी भी R में है, दोनों ऑर्डर पेयर R में होने चाहिए, तब
ए और सी भी आपस में रिलेटेड मिलने चाहिए। तो आपको बस ध्यान ये रखना होगा, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर है, सेकंड से स्टार्ट होने वाला कोई ना कोई ऑर्डर पेयर उसमें होना ज़रूरी है। वो है तब आप देखेंगे कि पहला और तीसरा उस रिलेशन के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू B एंड B इज आर रिलेटेड टू C implies A रिलेटेड टू C। तो ऐसा भी कह सकते हैं। अब इस पर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। सेट A है 1 2 3, R1 रिलेशन ले लेते हैं 1 1 1 2 2 3। एक ये है R2 ले लेते हैं 1 1 1 2 2 1। अब ध्यान से देखिए, इसमें R1 में 1 1 1 एंड हो रहा, 1 से शुरू होने वाला ये रहा, तो A B B C। अब A C यानी 1 2, तो 1 1 1 2, तो 1 2 तो ऑलरेडी है, यानी अगर ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता, आप ऐसे समझिए, अगर सिर्फ इतना होता 1 1 1 2 तो भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता, क्योंकि 1 1 1 से स्टार्ट होने वाला ये 1 2, तो फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड तो 1 2 ही हुआ, वो तो ऑलरेडी है, यही तो है। लेकिन अब आगे तीसरा भी मिल गया, तो इसके लिए भी चेक करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं फिर वही बात आ रही है यहाँ पे 2 2 1 2 2 3, तो 1 और 3 का रिलेशन इसमें होना चाहिए था। तो अब आप ये लिखेंगे कि सिंस 1 2 एंड बिलोंग्स टू R and 2 3 belongs to R, but 1 3 does not belongs to R. Hence, R is not transitive. इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। बट इन दिस एग्जाम्पल 1 2 2 1 2 2, तो फिर 1 1 का रिलेशन होना चाहिए, वो है ऑलरेडी, तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है, लेकिन ये R1 ट्रांजिटिव नहीं था। और ध्यान दीजिएगा, अगर इस R1 में हम 2 3 हटा देते तो भी ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाता। तो ज़रूरी नहीं है ट्रांजिटिव होने के लिए कि मिनिमम 3 ऑर्डर्ड पेयर हो ही, जैसे इसमें दिख रहा है ना, इसमें दिख रहा होगा कि 1 2 3 तो ऑर्डर्ड पेयर मस्ट होने चाहिए, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आपने देखा 2 पर भी ये ट्रांजिटिव हो जा रहा था। तो ट्रांजिटिविटी में बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि इसमें जितनी पॉसिबिलिटीज़ है सब पे देखना है आपको। जैसे यहाँ पर इन 2 में हमने देख लिया था तो मिल गया ट्रांजिटिव, लेकिन जब आगे की पॉसिबिलिटी देखी तो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो ये ध्यान रखना होगा, जितने ऐसे पॉसिबिलिटीज़ जितनी बन रही हैं, कैसी कि A भी R में है तो फिर B और कोई थर्ड एलिमेंट ये रिलेटेड अगर R में है तो फर्स्ट और थर्ड भी आपस में रिलेटेड होना चाहिए। तो ये ट्रांजिटिविटी का पहला एग्जाम्पल था। फिर दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। हम ऑलमोस्ट वही सारे एग्जाम्पल कंसीडर कर रहे हैं जो बाकी के दोनों में किया था। तो सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, R इक्वल्स टू T1, T2 such that T1 is congruent to T2 where T1 T2 belongs to the set T। अब इसको चेक करना है कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिटिविटी के लिए आपको करना क्या होता है, ट्रांजिटिविटी के लिए 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके चलना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा कि फर्स्ट और थर्ड, यानी ये शो करना पड़ेगा, इसको और इसको आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा। तो 2 ऑर्डर पेयर हमें कम से कम चाहिए यहाँ पे। तो इसमें हम ऑर्डर पेयर, चूंकि ए बी तो है नहीं, तो यहाँ पर चूंकि ट्रायंगल्स है वो T1 T2 से, तो हम तीसरा सेट एलिमेंट ले लेते हैं T3। तो लेट T1, T2 बिलोंग्स टू R एंड T2, T3 बिलोंग्स टू R। अब डेफिनेशन ओपन करते हैं। अगर T1 T2 R में है तो उनके बीच में रिलेशन क्या है, कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 एंड सिमिलरली T2 कॉन्ग्रुएंट टू T3 रहेगा। ठीक, अच्छा, अब अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के, तो T1 और T3 में क्या रिलेशन आएगा, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। तो इसका मतलब T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, देयरफॉर, और T1 T3 अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो फिर ये भी R में होंगे, हेंस R इज ट्रांजिटिव। इन केस अगर T1 T3 में कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन नहीं होता तो फिर ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। तो T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट ही होगा।
तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव आ रहा है। थर्ड एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, L1 L2 पर चले जाते हैं, लाइंस वाला। L1 परपेंडिकुलर टू L2 वेयर L1 L2 बिलोंग्स टू द सेट L। अच्छा, अब हमने चूंकि यहां पर रिलेशन परपेंडिकुलरिटी का ले रखा है, तो हम यहां पर दो ऑर्डर पेयर कंसीडर करके चलते हैं कि लेट L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R. Now, what is the relation? L1 perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3. अब हमें ये चेक करना है कि L1 L2 परपेंडिकुलर है और L2 L3 अगर परपेंडिकुलर है तो L1 और L3 में क्या रिलेशन है। डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। सपोज L1 और L2 परपेंडिकुलर है, एक L3 लाइन ले लेते हैं जो L2 के परपेंडिकुलर हो जाए, ये और ये परपेंडिकुलर है, ये और ये परपेंडिकुलर, लेकिन L1 और L3 में क्या रिलेशन आ गया, तो पैरेलल हो गए ना, परपेंडिकुलर नहीं रह गए। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज L1 इज पैरेलल टू L3, दैट इज L1 is not perpendicular to L3 implies L1, L3 does not belongs to R. Hence R is not transitive. तो ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव यहां पर नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखना होगा कि दो ऑर्डर्ड पेयर तो आपको लेके चलने ही चलने हैं R के, फिर आपको शो करना है कि फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन नहीं है तो सिमेट्रिक है, और अगर फर्स्ट और थर्ड का रिलेशन वही आ रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड एग्जांपल था। फोर्थ ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। फोर्थ एग्जांपल में हम लोगों ने वही a <= b² कंसीडर किया हुआ था, उसी को ले लेते हैं। तो लेट a be such that a <= b² where a b belongs to the set of real numbers। अब इसमें मैं काउंटर एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सपोज हमने ले लिया a को 10 कर लिया, b को कर दिया 4, c को ले लिया 3। अब पहले a और b इनके बीच में रिलेशन जरा ढूंढते हैं। तो 10 इज <= 4 स्क्वायर, इज इट ट्रू? यस, 10 4 के स्क्वायर से छोटा ही होगा क्योंकि 4 स्क्वायर 16 आता है। इट मीन्स 10, 4 तो रिलेटेड है। देखिए ध्यान से, वही दो एलिमेंट्स रिलेटेड, वही दो रियल नंबर्स रिलेटेड है जिनमें पहला नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा हो। तो पहला नंबर दूसरे के स्क्वायर से छोटा है, इसलिए रिलेटेड है। एंड सिमिलरली आगे देखिए, 4 इज <= 3 स्क्वायर, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब 4 3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो 10 और 4 का रिलेशन है, 4 और 3 का, तो 10 4 और 4 3। अब 10 और 3 में जरा देख लेते हैं क्या है। क्या 10 <= 3 स्क्वायर करेक्ट है? नो, रॉन्ग। 3 स्क्वायर 9 होता है। नॉट, इट मीन्स 10 3 में ये रिलेशन नहीं है, इसलिए R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिविटी में थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत ज़्यादा है। आपको अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल ऐसा सेलेक्ट करिए जिसमें ट्रांजिटिव नहीं आए। अगर ट्रांजिटिव आ गया आपके गिवन एग्जाम्पल में तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। और एग्जाम्पल आप तभी दे सकते हो जब नेगेटिविटी प्रूव करनी है, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉट ट्रांजिटिव अगर प्रूव करना है देन यू कैन गिव काउंटर एग्जाम्पल्स। इफ वी वांट टू प्रूव रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिविटी देन वी कैन नॉट गिव एग्जाम्पल्स। तब हमें ABC के थ्रू ही प्रूव करना होगा कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। तो इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस पूरे होते हैं। और अब लास्टली आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। तो ऐसा रिलेशन जो तीनों होगा उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। तो लास्ट में हम ये देख सकते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on A is called equivalence relation if number 1 R is reflexive, number 2 R is symmetric, और number 3 R is transitive। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो एक्चुअली इक्विवेलेंस पे ही बेस्ड हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस अगर हम चेक करेंगे तो हमें तीनों चीज़ें चेक करनी होती हैं।
तो हमें तीनों चीज़ें पता चल जाएंगी। अलग अलग भी आता है वेरी शॉर्ट आंसर में कि रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसिटिविटी, सिमेट्री ये देखना है, चेक करना है। लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस बनते हैं उनमें ज़्यादातर ये दिया जाता है कि चेक वेदर द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, या प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये था हमारा पूरा पहला टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शंस का, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें आपको ये तीन रिलेशन और साथ में इक्विवेलेंस रिलेशन जो तीनों होंगे ये आपको पढ़ना था।